विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक लगाया, लेकिन इसके बावजूद भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ रायपुर वनडे में हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका ने सीरीज में अब 1-1 से बराबरी कर ली है। आखिरी मैच निर्णायक मुकाबला होगा, लेकिन उस मैच से पहले जरा आज के मैच के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों 350 से भी ज्यादा का लक्ष्य देने के बावजूद भारतीय टीम उसको डिफेंड नहीं कर सकी। मेरे साथ सुकांत है, जिनसे हम विस्तार में बात करेंगे कि भारत से कहाँ कहाँ कमी रहेगी। तो सबसे पहले तो ये जो हार है भारतीय टीम की साउथ अफ्रीका के खिलाफ, क्या लगता है आपको कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जहां पर भारत को शायद कुछ बेहतर करने की ज़रूरत थी? ऐसे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मुझे लगती है कि वो ये थी कि फील्डिंग आज बहुत ख़राब हुई है। जो अमूमन हम इंडियन टीम के स्तर से देखते हैं वो फील्डिंग उस लेवल की आज नहीं हुई है। हमने ओवर थ्रोज दिए हैं, हमने इवन जो रनआउट के चांसेस थे वो मिस किए हैं और कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं। लेकिन जो सबसे ख़राब बात लगी वो ये कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ड्यू का फैक्टर था और बहुत मुश्किल हो रही थी फील्डिंग करने में, लेकिन आपने तैयारी भी तो की होगी उस हिसाब से कैसे फील्डिंग करनी है या क्या। लेकिन ये जो दिख रहा था कमिटमेंट आज ग्राउंड पे, ऐसा लग रहा था जैसे लॉस्ट है प्लेयर्स। मतलब कमिटमेंट दिख रही थी, लेकिन वो चाह करके भी वैसे कर रहे थे जैसे लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए हैं। आपके पास जब बोर्ड पे इतने ज़्यादा रन हो तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैं मानता हूँ आपके जैसे ही बॉलिंग शुरू की आपने ड्यू आ गया और बहुत मुश्किल हो रहा था बॉल को ग्रिप करना। हमने देखा 2-2 बार बॉल बदलना पड़ गया। और इन सब चीज़ों के अलावा जब बात आती है, जब मैचेस ऐसे कंडीशंस में होंगे और जो भी टीम बाद में चेज़ कर रही होगी उनके लिए थोड़ा तो आसान होने वाला है, लेकिन फिर भी 359 का स्कोर कोई छोटा मोटा टोटल नहीं होता है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी कि टीम के पास, आपके पास ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो एकदम राइट टू जा करके विकेट ले ले। जैसे बुमराह जब होते ब्रेक थ्रू दिलवा दे, जब सामने बहुत ज़्यादा बड़ी साझेदारी बन रही हो या दिख रहा हो कि बल्लेबाज अपसेट हो चुके हैं, उस वक्त एक ऐसा गेंदबाज का आना बहुत ज़रूरी हो जाता है जो आकर के आपको ब्रेक थ्रू दिलाए, वो विकेट दिलाए, ताकि आप मैच में वापसी कर सके। बिल्कुल रिया। और जो ये बात है कि ठीक है, बुमराह अब आप चाहते हो कि T20 में खेलें और टेस्ट के बाद आप उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहते हो। T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए उनको T20 में खिलाने पर ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मोहम्मद सिराज टीम में क्यों नहीं है? क्योंकि ये सवाल इसलिए उठना लाजमी है कि अगर उनको रेस्ट देने की बात है ना, तो वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल लें। यानी वर्कलोड मैनेजमेंट वाला हिसाब तो नहीं है यहाँ पर सिराज के साथ। बिल्कुल, और वर्कलोड मैनेजमेंट वाला हिसाब नहीं है तो प्रसिद्ध कृष्णा से एनी डे सिराज बेटर बॉलर है। तो फिर सिराज की जगह आप प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दे रहे हैं। और उनकी इकोनॉमी अगर आप देखेंगे रिया, ठीक है, यहाँ बाकी सारे बॉलर्स के लिए भी तो वो चैलेंजेस थे, लेकिन कोई भी 10 से ऊपर की इकोनॉमी से बॉलिंग नहीं कर रहा था सिवाय प्रसिद्ध कृष्णा के। तो ये मैनेजमेंट का थोड़ा सा तो मुझे लगता है कि वो कैलकुलेशन मिसकैलकुलेशन है कि प्रसिद्ध कृष्णा को आपने पिक किया लेकिन मोहम्मद सिराज को नहीं। जबकि ऐसा नहीं था कि सिराज अगर आप रेस्ट दे रहे होते तो वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल नहीं रहे होते। और हमने देखा वो खेल रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, लेकिन वो दिखा भी रहे हैं एक तरीके से कि मैं T20 के लिए भी खेल सकता हूँ, मैं वनडे भी खेल सकता हूँ, आप मुझे मौका तो दो। आप उनको प्रॉपर टेस्ट में सिर्फ मौका देते हो और उसके बाद कहते हो ठीक है सिराज, आपकी इतनी ही मदद चाहिए थी। और टेस्ट में आप उनसे लगातार 5-5 टेस्ट खिलवा देते हैं इंग्लैंड जैसी अहम सीरीज में, जहां पर आप अपने बाकी बॉलर्स को रेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बुमराह को 3 मैच खिलाते हैं, सिराज उन जगहों पर भी लगातार 5 टेस्ट मैच खेलते हैं 5-5 दिन के। तो वहां पर आपको लगता है कि ये तो हमने गेंदबाजी वाली बात की। सुकांत, एक चीज़ है जो कि इस मैच की सबसे शुरुआत हमको दिखाई दी थी, वो थी टॉस। क्योंकि जिस टाइम पर KL राहुल टॉस हारे, उनके चेहरे पर निराशा बहुत ज़्यादा साफ दिखाई दे रही थी। जब रवि शास्त्री ने उनसे सवाल भी किया टॉस हारने पर, तो उन्होंने यही कहा था कि मैच प्रैक्टिस भी करा था क्योंकि बहुत प्रेशर था टॉस को लेकर के। इस तरीके के मैच जहां हमको पता है कि शाम के समय जैसे जैसे रात होगी, ड्यू का फैक्टर बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, वहाँ पर टॉस भी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। शायद इसी वजह से राहुल इतना ज़्यादा परेशान थे जिस टाइम पे टॉस हारे। और ये बिल्कुल सच कहा आपने कि ये फेयर नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो कि एक टीम ने अगर 359 बनाया है, अगली टीम 360 चेज कर रही है, लेकिन वो 70-80 रन कम चेज कर रही है। अगर प्रैक्टिकली आप देखें तो इसे, क्योंकि ये बिल्कुल जो अंतर है ना, वो बिल्कुल वैसा अंतर है। क्योंकि
ड्यू का इतना ज़्यादा फैक्टर है। क्योंकि हमारे बल्लेबाजों ने मुझे लगता है अपना पूरा काम किया। विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई, ऋतुराज गायकवाड़ ने सेंचुरी लगाई, उसके बाद भी केएल राहुल को देखिए। अब बल्लेबाजों ने अपना काम पूरा किया, क्योंकि अगर आप 50 ओवर में 358 का स्कोर वहाँ पर बना दे रहे हैं, इसका मतलब बल्लेबाजी में शायद उस तरीके से उतनी कोई बड़ी कमी नहीं रही, और जितना बेस्ट कर पाते उतना कर पाए। लेकिन एक फैक्टर जो था ड्यू, वो साउथ अफ्रीका के बहुत ज़्यादा फेवर में गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ड्यू ये फैक्टर पिछले मैच में हमने देखा था, हमने 5 विकेट 130 पे ले लिए थे, इसके बावजूद साउथ अफ्रीकन टीम 332 तक पहुंच गई थी। तो वो आज नहीं हो पाया, हमने शुरुआत में विकेट नहीं ले पाए। टोनी डी जॉर्जी जिस समय रिटायर्ड हर्ट हुए, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता था वहाँ पे, अगर विकेट्स मिल जाते या फिर कुछ उस तरह से। लेकिन जो अच्छी बात ये लगी कि जो लोअर ऑर्डर है साउथ अफ्रीका का, वो भी बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही मजबूत लोअर ऑर्डर है। ये बात सुकांत लगातार मैच के दौरान कह रहे थे कि परेशानी ये नहीं है कि भारत ने 358 रन बनाए, परेशानी है कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग में डेप्थ बहुत ज़्यादा है, और वही डेप्थ जो है और काम आसान कर देती है जब आप इस तरीके की ड्यू वाले उस पर खेल रहे हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके पास पता है कि आपके पास बैटर्स लास्ट तक मौजूद हैं, तो आपके लिए कोई भी टारगेट बहुत अनअचीवेबल नहीं लगता है। लगता है कि हाँ ये तो हम चेज़ कर सकते हैं। और ये बात कॉर्बिन बॉश ने भी बाद में कही है कि हमें ये कभी भी अब जो हमारी टीम है उसको देख करके नहीं लगता कि हम कोई टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। हालांकि अगर ये ड्यू फैक्टर नहीं होता और ये फेयर प्ले टाइप का मामला होता कि दोनों टीमें एकदम बिल्कुल बराबर स्थिति से, डे नाइट नहीं बल्कि डे ओडीआई होता। हाँ, तो ये इतना आसान नहीं होने वाला था कि आप 48वें 49वें ओवर में इसको चेज कर लेते। तब ये टारगेट आपको सीधा मुश्किल हो जाता, क्योंकि उस समय बॉल को ग्रिप करने में भी बॉलर्स को मदद मिलती। बॉलर्स के साथ भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब आप बॉल को ग्रिप नहीं कर पाते हैं तो बॉल को आप उस जगह पे प्लेस नहीं कर सकते जहाँ पे आप चाहते हो। और ये हमने देखा है, आपको याद होगा वो वाला मैच जो आरसीबी और चेन्नई का मैच चल रहा था, और धोनी ने छक्का लगा करके स्टेडियम के बाहर मार दिया था, 110 मीटर का छक्का लगाया था। यश दयाल बॉलिंग कर रहे थे और उसकी अगली बॉल नई बॉल मिली थी टीम को। और जो सबसे बड़ा फैक्टर जो वहाँ दिख रहा था कि उस एक बॉल पहले यश दयाल वही बॉलिंग कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो फंसे स्लोअर बॉल पे, और धोनी उस पर 110 मीटर का छक्का लगा रहे हैं। अगली बॉल पे वहाँ पे धोनी कैच आउट हो गए, क्योंकि बॉल गीली नहीं थी, बॉल सूखी हुई थी, और वहाँ पे वो जैसे चाहते थे, जहाँ चाहते थे वहाँ बॉल को फेंक पा रहे थे। तो ये अंतर होता है जब आप ड्यू का एक फैक्टर आ जाता है मैच में, तो आपके जो रन्स का अंतर होता है वो। दूसरी आउटफील्ड पे फील्डिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, वो हमने देखा जडेजा जैसे अच्छे फील्डर्स भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन इससे कहीं वो बात नहीं छुपती कि आज आपने ख़राब फील्डिंग की है, और वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस मैच के डिफरेंस का। टेस्ट सीरीज भारतीय टीम हार गई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें कि भारत को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। बहुत निराशाजनक और शर्मनाक हार माना गया था। वनडे सीरीज में लोगों को उम्मीद थी, खासतौर पर पहला वनडे जीतने के बाद, कि भारतीय टीम शायद यहाँ पर वापसी करेगी। पहला मैच तो जीत लिया, लेकिन दूसरा हार गया। तो सुकांत, अब तीसरे मैच में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहने वाला, बहुत ज़्यादा दबाव रहने वाला है टीम इंडिया पर, क्योंकि आप पहले ही अपने घर पर टेस्ट सीरीज गंवा चुके हैं। अब आप वनडे सीरीज नहीं गंवाना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि आप चाह रहे थे कि इसको भी क्लीन स्वीप जीतना था, बराबरी करने के लिए एक तरीके से। हाँ, बराबरी तो नहीं होती, क्योंकि टेस्ट में जीतना कुछ अलग होता है, वनडे में कुछ अलग। लेकिन जो अच्छी बात ये होती कि आप कॉन्फिडेंस गेन करते कि चलो आपने कम से कम वो सीरीज गंवा दी, तो इस सीरीज में आपने वापसी की है। अब चैलेंज ये है कि देखिए, टॉस एक बड़ा फैक्टर होने वाला है। विशाखापत्तनम में अगला मैच है, वहाँ भी होगा, वहाँ भी ड्यू का आपको फैक्टर दिखेगा। लेकिन जो बात आपको समझनी है वो ये कि अगर आपको बाद में फील्डिंग करनी पड़ेगी तो क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हैं, क्योंकि आज जो फील्डिंग का जो स्तर दिख रहा था उससे साफ तौर पर नज़र आ रहा था कि ये लोग प्रिपेयर नहीं थे सही तरीके से, और वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ भी स्कोर बनाएंगे और आपको ये सोच के बैटिंग करनी है, अगर पहले बैटिंग आती है और पहले बैटिंग करनी पड़ती है, तो आपको ये सोच के बैटिंग करनी होगी कि हमें जो भी स्कोर बनाना है उसमें 70+ करना है, क्योंकि तब आप उस एक ऐसे टारगेट तक पहुंच पाओगे जहां पर उनके लिए कुछ चैलेंजिंग टोटल होगा। हम ये बात इसलिए भी कर रहे हैं कि भारत को 70 रन या 80 रन ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि भारत के टॉस जीतने की चांसेस थोड़े कम हैं। जिस तरीके का रिकॉर्ड चल रहा है कि भारत नवंबर 2023 में जो सेमीफाइनल मैच हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद से टॉस जीता नहीं है। लगातार 20 टॉस वनडे में हारा है, जिसमें केएल राहुल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल तीनों ने बतौर कप्तान जो है टॉस जीतने की कोशिश की, लेकिन कोई भी पास हो नहीं पाया उस टेस्ट में। इसलिए सुकांत थोड़ा इस बात पर ज़्यादा फेवर कर रहे हैं कि भाई आप टॉस तो जीतने वाले हैं नहीं, तो यही प्लान कर लीजिए कि किस तरीके से टॉस जीतते हैं, ठीक है, पहले बैटिंग करते हैं, नहीं पहले बॉलिंग करते हैं, तो ठीक है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा आसान होगा कि आप टोटल को ये करेंगे। लेकिन अगर वो देखो कि अगर आप टॉस हार जाते हो तो फिर क्या करोगे, आपको उसकी तरह से तैयार होना पड़ेगा। ये आज मैं बोल रहा हूँ कि तैयारी की कमी दिख रही थी, ये बहुत बड़ी बात है।
तो चलिए फिलहाल के लिए इस खबर में, इस वीडियो में तो इतना ही, लेकिन हम खेल जगत की तमाम खबरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथ में सुकान, कैमरा के पीछे आलोक, और आप देखते रहिए लेजेंड ऑफ स्पोर्ट्स।